नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय पर। कक्षा 7वीं की दोस्तों एनसीईआरटी है दोस्तों, कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय की, हिस्ट्री सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इतिहास विषय की आज हम लोग कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी के बारे में बातचीत करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है दोस्तों, बातचीत करेंगे। और लेसन्स को शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के हिसाब से हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इससे पहले मेरे द्वारा कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी के चारों सब्जेक्ट कवर करा दिए गए हैं, जिसमें साइंस हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिक्स भी इसको कहते हैं, और जियोग्राफी। इन सभी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो इन वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो सकें और आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो आपकी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास। मध्यकालीन दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो मध्यकालीन दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। कब से कब तक देखेंगे दोस्तों? 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। दोस्तों हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया है कि ईस्वी और 6वीं की एनसीईआरटी में हमारे था, तो ईस्वी और ईसा पूर्व जो था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है दोस्तों, देख लिया है ना। तो इस तरह से हमारा मध्यकालीन दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक जो हमारा क्या है दक्षिण भारत का इतिहास है, उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? संगम काल के नाम से जाना जाता है। और उस समय के जो प्रमुख क्या थे दोस्तों, वंश थे, तो वो चेर चोल पांड्य थे। कौन थे दोस्तों? चेर चोल पांड्य थे। और 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे दोस्तों, उसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल थे। तो पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। तो चोल दोस्तों 2 बार आए। ठीक है दोस्तों, 2 बार आए हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे एक एक करके देखते चलते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा क्या है, ये संगम पीरियड का साउथ इंडिया का नक्शा है। तो चोल क्या थे दोस्तों, यहाँ पे चोल थे, है ना। ये वाला पूरा क्या था दोस्तों, रेजिन चेर का था, और ये वाला रेजिन पांड्य का था। तो क्या तो हो गया दोस्तों, चोल, चेर, पांड्य। इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे जो है तो संगम काल में ये हमारा क्या था, बटा हुआ था दक्षिण भारत। आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदियां थी दोस्तों, उनके जो बीच का प्रदेश था, बीच का जो क्षेत्र था, उसको तमिल प्रदेश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था दोस्तों, उसको तमिल प्रदेश। अब यदि आपसे पूछा जाए कि तमिल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहा जाता था, है ना, मध्यकालीन टाइम पीरियड में। तो दोस्तों दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के जो बीच का प्रदेश है, बीच का जो क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है दोस्तों तमिल प्रदेश। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। और इस प्रदेश में क्या था दोस्तों, अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चेर, चोल, पांड्य प्रमुख थे।
जिनमें क्या था दोस्तों, तमिल प्रदेश में क्या था, अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था और इनमें क्या था दोस्तों, चेर, चोल और पांड्य क्या थे, प्रमुख थे। तो हमने देखा दोस्तों, क्या देखा कि कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चेर, चोल, पांड्य प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा कक्षाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा क्या किया जाता था दोस्तों, सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे ही संगम के नाम से जाना जाता है। तो संगम के नाम से क्या था दोस्तों, दक्षिण भारत के यह जो तमिल प्रदेश था, उसमें जो तमिल कवि थे उनके द्वारा क्या किया जाता था दोस्तों, सभाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। और इन गोष्ठियों में क्या होता था दोस्तों, विद्वानों के बीच अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था और इस कारण से ही इस टाइम पीरियड को संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक संगम काल, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का संगम काल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, चोल, ये चेर और ये पांड्य, अभी आप लोगों ने देखा था। आगे देखते हैं दोस्तों। तो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य, 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया। 100 ईस्वी से दोस्तों 250 ईस्वी के बीच में क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा साउथ रीजन था दोस्तों, इसमें क्या किया गया था, 3 संगमों का आयोजन किया गया था। इस युग को ही इतिहास में संगम युग के नाम से जाना जाता है। और ये जो 100 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी का टाइम पीरियड है, इसी को संगम युग के नाम से जाना जाता है। इसी टाइम पीरियड में जो मध्य दक्षिण भारत था, उसमें 3 संगमों का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम इन गोष्ठियों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। तो सबसे पहले जो ये गोष्ठियाँ थी, सम्मेलन थे दोस्तों, इनका आयोजन किन राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। तो वो राजा थे दोस्तों पांड्य राजा, जिनकी राजधानी क्या होती थी दोस्तों, मदुरई थी। उस टाइम पीरियड पर पांड्य राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों, मदुरई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चेर राजवंश, चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन तथा दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन तथा दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। कोचीन और दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। केरल का प्राचीन नाम चेर थे। जो आज वर्तमान में हमारा केरल है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है वो चेर ही है। तो चेर राज्य की राजधानी वज्जी अथवा करूर है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, पांड्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, मदुरई थी, और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, वज्जी अथवा करूर है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, धनुष बाण था। दूसरी शताब्दी में चेर राजवंश का पतन हो गया। तो दूसरी शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों, चेर राजवंश का क्या हो गया दोस्तों, पतन हो गया, और इनका क्या था, प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। चोल राजवंश, तो चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी, चोल राज्य क्या था दोस्तों, आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचनापल्ली एवं तंजौर तक था। तो चोल राज्य कहाँ तक था दोस्तों, आधुनिक जो हमारी कावेरी नदी घाटी है ना, कोरोमंडल तट है ना, त्रिचनापल्ली एवं तंजौर तक क्या था दोस्तों, चोल राजवंश का विस्तार था। इस राज्य की कोई एक अस्थायी राजधानी नहीं थी। मतलब चोल जो राजवंश था दोस्तों, इसकी कोई अस्थायी राजधानी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते चलते हैं। तो चोलों का इस राज्य की कोई एक अस्थायी राजधानी नहीं थी। जो चोल राज्य था दोस्तों, इसकी कोई अस्थायी राजधानी
नहीं थी। चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। चोलों का शासकीय चिन्ह क्या था दोस्तों? बाघ था। चोल राज्य कल्की, बलावन, सोगबिदास तथा निनई जैसे नामों से भी प्रसिद्ध है। तो चोल राज्य का क्या है दोस्तों? अन्य नाम कल्की, बलावन, है ना, सोगबिदास तथा निनई है। आगे देखते हैं दोस्तों, संगम साहित्य में चोल राजवंश का दूसरी और तीसरी शताब्दी में, चोल राजवंश का क्या है दोस्तों? संगम साहित्य में चोल राजवंश का दूसरी और तीसरी शताब्दी का इतिहास वर्णित है। तो संगम साहित्य में, जो हमारा संगम साहित्य है दोस्तों दक्षिण भारत का, जिसमें इतिहास है, तो उसमें क्या है दोस्तों? चोल राजवंश का दूसरी और तीसरी शताब्दी के इतिहास क्या है दोस्तों? उसमें वर्णित है। दूसरी से तीसरी शताब्दी में सॉरी दोस्तों, यहाँ पे चोल होना चाहिए। चोल क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थे। तो दूसरी और तीसरी शताब्दी में क्या था दोस्तों? चोल दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थे, किंतु बाद में इनकी शक्ति में पतन होने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों? इनकी शक्ति कम होने लगी और यह पल्लव राजवंश के सामंतों के रूप में कार्य करने लगे। और ये क्या हुआ दोस्तों? जो पल्लव राजवंश था उसके सामंत के रूप में काम करने लगे। किंतु 9वीं शताब्दी में चोल पुनः दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। लेकिन 9वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों? चोल फिर से दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं पांड्य राज्य। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं पांड्य राजवंश। तो पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया। तो जो पांड्य शासक थे उनका पहला उल्लेख कहाँ मिला दोस्तों? मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज ने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। मेगास्थनीज ने क्या बताया दोस्तों? कि ये राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य जो राजवंश था, पांड्य जो शासक थे, उनके राज्य क्या थे दोस्तों? मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा किसने बताया? मेगास्थनीज ने बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथ में था। और इसने मेगास्थनीज ने क्या बताया दोस्तों? ये देखो दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, आया था ये भारत। तो उन्होंने, मेगास्थनीज जी ने क्या बताया दोस्तों? यह भी उल्लेख किया कि इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथों में था। मतलब इस राज्य में स्त्रियां क्या करती थी दोस्तों? राज्य करती थी, शासन करती थी। आगे देख लेते हैं, तमिलनाडु में जहां वर्तमान में मदुरा और तनेवली के जिले हैं, वहां पर प्राचीन समय में पांड्य राजवंश के राजाओं का राज्य था। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली थी। और जो पांड्य वंश है दोस्तों, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। उस टाइम पीरियड में क्या था दोस्तों? मछली थी। इस राज्य की राजधानी मदुरई थी। और ये जो राज्य था दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? मदुराई थी, जो तमिल संस्कृति और साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र था। जो क्या था दोस्तों? तमिल संस्कृति और साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र था। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था। और इस राज्य में क्या था दोस्तों? ब्राह्मणों का भी वर्चस्व था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को फिर हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। तो इस काल के दौरान दक्षिण भारत में कई राजवंश समय समय पर शक्ति के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। तो इस काल के दौरान क्या हुआ था दोस्तों? जो दक्षिण भारत था उसमें कई राजवंश समय समय पर शक्ति के केंद्र के रूप में उभर करके सामने आए। उदाहरण के लिए 5वीं शताब्दी में पल्लव, 6ठी एवं 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश, जबकि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में प्रभावशाली था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, 5वीं शताब्दी में पल्लव, 6ठी और 7वीं शताब्दी में चालुक्य और 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश क्या था? दक्षिण भारत में प्रभावशाली प्रभुत्व रखता था। आगे देखते हैं दोस्तों, तो क्रम हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी क्या कर देता है दोस्तों, हमारे एग्जाम्स में क्रम पूछ लेता है। तो क्रम हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले पल्लव आए, है ना, फिर पल्लव के बाद वातापी चालुक्य, फिर बेगी चालुक्य, है ना, राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी चालुक्य, तब चोल वंश। तो इस तरह से क्रम हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? याद रखेंगे। तो पल्लव, फिर वातापी, वेगी, राष्ट्रकूट, कल्याणी, है ना, फिर चोल।
इस तरह से करके याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो पल्लव वंश 575 से 898 ईस्वी तक, 575 ईस्वी से 898 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था दोस्तों, दक्षिण भारत पर शासन किया था। पल्लव वंश की स्थापना सातवाहन वंश के पतन के साथ ही हुई। जो हमारा पल्लव वंश था दोस्तों, इसकी स्थापना जो सातवाहन वंश था उसके जब उसका पतन हुआ तो उसी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। अब पल्लव वंश का विस्तार कृष्णा नदी के दक्षिण में, पल्लव वंश का विस्तार कहाँ है दोस्तों, कृष्णा नदी के दक्षिण में था। राजधानी इसकी कांची अथवा कांचीपुरम थी। 9वीं शताब्दी के अंत में चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो 9वीं शताब्दी में के अंत में क्या हुआ दोस्तों, जो चोल शासक थे उन्होंने क्या किया, पल्लव साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये पल्लव डायनेस्टी थी दोस्तों। इस तरह से ये जो हमारी नदी थी उसके दक्षिण की तरफ ये पल्लव टेरिटरीज है, ये पूरा नीचे तक पल्लव ही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, चालुक्य वंश 6वीं और 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का प्रभाव देखने को मिलता है। 6वीं और 7वीं शताब्दी में क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का प्रभाव देखने को मिलता है। दरअसल चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। चालुक्य वंश 3 शाखाओं में बचे थे, वातापी चालुक्य, वेगी और कल्याणी। तो वातापी, वेगी और कल्याणी, ठीक है दोस्तों। तो चालुक्य क्या थे, 3 शाखाओं में बटे थे, वातापी, वेगी, कल्याणी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये इस तरह से हमारा क्या था दोस्तों, यहाँ पे पल्लव राजवंश था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 8वीं शताब्दी में वातापी चालुक्यों का प्रभाव कम हो गया था। जब हमारी क्या थी दोस्तों, 8वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों, 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो वातापी के चालुक्य था इनका प्रभाव कम हो गया था, जिससे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। जिससे क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। किंतु 8वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश का पतन कर दिया। लेकिन जब 8वीं शताब्दी भी समाप्त होने लगी दोस्तों, तो उसके अंत में क्या हुआ, जो कल्याणी चालुक्य थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट वंश का पतन कर दिया। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वे कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो जिन चालुक्यों ने क्या किया था दोस्तों, हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो कल्याण को जिन्होंने राजधानी बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे चलकर चालुक्य और चोल वंश के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। आगे चल करके क्या हुआ दोस्तों, चालुक्य और चोल वंश के बीच में वैवाहिक संबंध, रिश्तेदारी वाले संबंध क्या हुए दोस्तों, स्थापित हो गए तथा 9वीं शताब्दी में चालुक्यों के प्रभाव को कम करके पुनः चोल वंश दक्षिण भारत की केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। तो 9वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों, जो चालुक्य थे उनका प्रभाव फिर से कम हुआ और फिर से क्या हुआ, चोल वंश दक्षिण भारत की केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की पुनः स्थापना का श्रेय विजयालय को जाता है। तो फिर से जो 9वीं शताब्दी में चोल वंश की फिर से स्थापना हो पाई, इसका श्रेय किसको जाता है दोस्तों, इसका श्रेय विजयालय जी को जाता है। विजयालय क्या है, शासक था, तो इसको जाता है। तथा 1279 तक चोल वंश दक्षिण भारत में प्रभावी शासन करता रहा। और क्या था दोस्तों, जो 1279 तक क्या था, चोल वंश का दक्षिण भारत में प्रभावी शासन रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये साउथ इंडिया का हमारा मैप है ना, चालुक्य, चोल, पांड्य। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिवीजन है यहाँ पे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है दोस्तों। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1192 से 1757 ईस्वी तक, कब से कब तक माना जाता है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास को 1192 से 1757 ईस्वी तक मानते हैं, है ना। पूर्व मध्यकालीन भारत इसमें है 712 से 1192 ईस्वी तक, और दूसरा मध्यकालीन भारत है 1192 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
एक एक करके देखते चलते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 1192 से ही क्यों प्रारंभ हो रहा? मध्यकालीन भारत के इतिहास को 1192 से ही क्यों मानते हैं? क्योंकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। जिससे क्या हुआ दोस्तों? भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। कब? 1192 में। तराइन द्वितीय में क्या हुआ था दोस्तों? तराइन प्रथम में जो मुहम्मद क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज पराजित हुआ था और क्या हुआ था? मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था दोस्तों। तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और उसमें क्या हुआ था? ये मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह पराजित हुआ था। और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था और उसको क्या कर दिया था? क्षमा कर दिया था और छोड़ दिया था। बाद में दूसरे साल ये फिर से युद्ध करता है और ये क्या करता है दोस्तों? ये जो है तो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 आप लोग याद रखेंगे। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 1757 में समाप्त क्यों होता है? क्योंकि प्लासी के युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। यदि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, है ना, तो आप लोगों को एकदम से क्लियर होना चाहिए, है ना, कि मध्यकालीन भारत का इतिहास 1757 में क्यों समाप्त हुआ? तो क्योंकि प्लासी के युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई थी। क्योंकि 1757 में क्या हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद ही क्या हुआ था दोस्तों? ब्रिटिश शासन की भारत में नींव पड़ गई थी। तो इस कारण से मध्यकालीन भारत वहीं से समाप्त हो जाता था, समाप्त हुआ माना जाता है। अब पूर्व मध्यकालीन भारत 712 से 1192 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। 712 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका भारत पर आक्रमण हुआ था। पहला विदेशी आक्रांता जिन्होंने भारत पर हमला किया। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण करता है जिसने क्या किया था दोस्तों? भारत पर हमला किया था। केवल दाहिर नामक हिंदू शासक पर हमला किया था। देवल क्या है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ पर क्या था? दाहिर नामक एक हिंदू शासक था, उस पर इसने क्या किया था? हमला किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने क्या किया दोस्तों? भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 टाइम क्या किया दोस्तों? इन्वेजन चलाया, आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच 17 बार इसने आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर पर इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। अभी तक इन विदेशी आक्रांताओं का भारत पर हमले का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना नहीं था बल्कि धन लूटना था। ठीक है दोस्तों, तो 1025 तक क्या था दोस्तों? ये जो विदेशी आक्रांता थे वो क्या करते थे दोस्तों? भारत पर हमले का इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? धन को लूटना था, साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। किंतु 1191 में कन्नौज के शासक जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। क्या किया दोस्तों? जो कन्नौज का शासक था जयचंद, उसने क्या किया दोस्तों? मोहम्मद गौरी को दोस्तों भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे मोहम्मद गौरी ने स्वीकार कर लिया। जिसको क्या किया दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने स्वीकार कर लिया। अगले वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। यहीं से भारत में मुस्लिम वंश की नींव पड़ गई। तो दोस्तों मुस्लिम वंश की नींव कब से मानी जा रही है? 1192 तराइन द्वितीय युद्ध के बाद से। आगे देखते हैं दोस्तों सल्तनत काल।
ठीक है दोस्तों। सल्तनत काल मध्यकालीन भारत का इतिहास 1192 से 1757। सल्तनत काल, फिर मुगल काल, फिर उत्तर भारत। आगे देखते हैं दक्षिण भारत में फिर भक्ति और सूफी आंदोलन। इस तरह से दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली का जो सल्तनत काल था वो कब से कब तक था और कितने वंश जो है तो उसमें शासन किए। तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक क्या था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का काल था। 5 वंश थे दोस्तों इसमें। दिल्ली सल्तनत काल में क्या थे दोस्तों, इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1526 ईस्वी तक, और इसमें क्या था दोस्तों 5 वंश थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से 5 वंश थे दोस्तों। 5 वंशों में पहला वंश गुलाम वंश, मामलुक वंश या इल्बरी वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इल्बरी वंश के नाम से जाना जाता है। तो 1206 से 1290 टाइम पीरियड है इसका। गुलाम खिलजी 1290 से 1320। तुगलक वंश दोस्तों 1320 से 1414। फिर सैयद वंश 1414 से 1451। फिर लोधी वंश 1451 से 1526। तो सल्तनत काल, दिल्ली के सल्तनत काल में 5 प्रमुख वंश हुए, है ना। गुलाम, कौन सा दोस्तों, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, और इनके बाद दोस्तों मुगल आए। तो GKTSLM करके आप लोग याद रख लेंगे। जी से हो जाएगा गुलाम वंश, और के से खिलजी वंश, टी से तुगलक, एस से सैयद, और एल से क्या हो जाएगा लोधी, और एम से क्या हो जाएगा दोस्तों मुगल वंश जो आगे आएगा। अब दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति कैसे होती है दोस्तों, तो 1526 में मुगल शासक बाबर से इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लड़ता हुआ मारा जाता है। इसी के साथ लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंत दोस्तों 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था, और उसी युद्ध के बाद से क्या हुआ दोस्तों, सल्तनत काल का क्या हो गया, अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों मुगल वंश। दूसरा वंश हमारा क्या है दोस्तों, मुगल वंश। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक कुल 16 शासक हुए। मुगल वंश में कुल कितने शासक हुए दोस्तों, 16 शासक हुए। बाबर जो है तो मुगल वंश का संस्थापक था, है ना, और बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या था दोस्तों, अंतिम शासक था, जिसने क्या था दोस्तों 1857 की क्रांति का जो है तो नेतृत्व किया था, और बाद में इसको क्या रंगून बर्मा भेज दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा दक्षिण भारत, पल्लव वंश। दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश थे दोस्तों, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य। तो दक्षिण भारत में भी क्या थे दोस्तों, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, ये सभी थे। अब आगे है भक्ति और सूफी। तो भक्ति क्या था दोस्तों, भक्ति को दो भागों में बांटा गया था। सगुण राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, और निर्गुण प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो इस तरह से दोस्तों इसको बांटा गया था। तो भक्ति को बांटा गया दोस्तों राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, और निर्गुण को प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, 2 भागों में इसको भी बांटते थे। तो इस तरह से बटा है दोस्तों। आगे देख लेते हैं सूफी। बसरा 13वीं एवं 14वीं सदी, चिश्तिया संप्रदाय, सोहरावर्दिया, चिश्तिया संप्रदाय और सोहरावर्दिया संप्रदाय, ये क्या है दोस्तों, बसरा, चिश्तिया संप्रदाय और सोहरावर्दिया संप्रदाय, ये क्या है दोस्तों, सूफी हैं। 15वीं से 17वीं सदी में क्या था दोस्तों, नक्शबंदिया, संतारिया और फिरदौसिया। तो इस तरह से दोस्तों बसरा 13वीं और 14वीं सदी, चिश्तिया संप्रदाय, सोहरावर्दिया, और 15वीं से 17वीं सदी में क्या हुआ दोस्तों, नक्शबंदिया,
संतारिया और फिरदौसिया संप्रदाय थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। हम कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों तथा गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। लेकिन कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। जो हम पढ़ेंगे उसको प्रायः क्या कहा जाता है दोस्तों, मेडिएवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी इसमें मिलेगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो क्या सीखेंगे हम लोग दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे नई और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। तो इतनी चीज़ें दोस्तों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नई शब्दावली और पुरानी शब्दावलियाँ क्या थी, है ना, इतिहासकार और उनके स्रोत क्या हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कैसा था, धार्मिक परिवर्तन कैसा था, राजनीतिक परिवर्तन कैसा था। तो ये हम लोग देखेंगे 1000 साल में। तो नई और पुरानी शब्दावलियों में देखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख क्या है दोस्तों, कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। ये भाषाएं भी क्या है दोस्तों, समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। जो हमारे क्या था, मिडिल टाइम पीरियड था, उसमें जो फारसी थी वो आज की फारसी से क्या है दोस्तों, बहुत अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। और समय के साथ क्या है दोस्तों, जो शब्द होते हैं उनके मायने, उनकी मीनिंग भी क्या हो जाती है दोस्तों, बदल जाती है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। तो जो फारसी के इतिहास दोस्तों 13वीं शताब्दी में थे, मिन्हाज ए सिराज, उन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए हिंदुस्तान शब्द का क्या किया था दोस्तों, प्रयोग किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उन्होंने मिन्हाजुल सिराज जी ने क्या किया दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो जो दिल्ली के सुल्तान क्षेत्र में जो इलाके आते थे उन्हीं को राजनीतिक अर्थ में उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान माना। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। तो जो सल्तनत काल था दोस्तों, उसके प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी क्या हुए, बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। जो हिंदुस्तान शब्द है दोस्तों, उसमें दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इस प्रकार भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पहचाना जा रहा था। तो भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से मध्यकाल में पहचाना जा रहा था। और हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो उस टाइम पीरियड में क्या था दोस्तों, जो हिंदुस्तान शब्द था उससे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ
जुड़े हुए नहीं थे जो हम आज जोड़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आज विदेशी शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। आज विदेशी शब्द का क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। किंतु मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। लेकिन जो मध्य युग था, मिडिल टाइम पीरियड था, उसमें किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जिसको कोई न जानता हो, तो व्यक्ति यदि आता था तो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था तो विदेशी कहलाता था। तो उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? विदेशी कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, इतिहासकार और उनके स्रोत क्या हैं। 1000 वर्षों में इतिहासकार और उनके स्रोत क्या थे उस टाइम पीरियड के। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले टाइम पीरियड से उसी तरह से चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर क्या है? निर्भर करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं, लेकिन कुछ बातें क्या हैं जो पहले थी वो उससे अलग भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। तो इस समय के दौरान क्या हुआ दोस्तों? जो कागज था वो क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। और बड़े पैमाने पर क्या होने लगा दोस्तों? उपलब्ध भी होने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। तो लोग क्या करते थे दोस्तों? धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब किताब, है ना, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। तो पांडुलिपियों को उस टाइम पीरियड में कौन एकत्रित करता था दोस्तों? तो जो धनी व्यक्ति होता था, जो शासक होता था, या जो शासक जन जो होते थे वो, या मठ या मंदिर क्या करते थे दोस्तों? पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। आगे देखते हैं, इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से जो हमारे इतिहासकार हैं दोस्तों, उनको बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, छापेखाने तो उस टाइम पीरियड पर थे नहीं, इसलिए लिपिक हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। इसलिए जो लिपिक थे दोस्तों वो अपने हाथों से ही क्या करते थे? लिखा करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। तो जो प्रतिलिपियां लिखी जाती थी उस टाइम पीरियड पर जो लिपिक होते थे, क्लर्क जो होता था, वो क्या करता था दोस्तों? छोटे मोटे फेरबदल करता जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। तो साल दर साल ये प्रतिलिपियों के बनने का सिलसिला चलता रहा और अंत में क्या हुआ? ये जो छोटे मोटे फेरबदल करता था लिपिक, है ना, अपने बनाते समय, तो उसी के कारण जो प्रतिलिपियां बनती थी तो अंत में एक मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे के से क्या हो गई दोस्तों? बहुत अलग हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। आज हमें लेखक की, जिसने पहले लिखा था, उसकी पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही
पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। तो हमें बाद में जो लिपिकों द्वारा बनाई गई पांडुलिपियां थी उन्हीं पर पूरी तरह से क्या रहना पड़ता था दोस्तों, निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते थे। कई बार क्या हुआ दोस्तों, लेखक जो थे वो स्वयं भी समय समय पर अपने जो मूल वृत्तांत थे उनमें क्या करते रहते थे, संशोधन करते रहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसे थे, तो सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस पूरे जो है तो टाइम पीरियड में क्या हुआ था दोस्तों, बड़े पैमाने पर है ना, बड़े स्तर पर अनेक तरह के क्या हुए थे दोस्तों, बदलाव हुए थे। इस कारण से इतिहासकारों को 700 से 1750 के बीच के जो 1000 वर्ष का इतिहास है इसका अध्ययन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट। सिंचाई में क्या है दोस्तों, रहट घंटी वाला एक प्रकार का यंत्र है ना, इससे क्या करते हैं, कुओं से पानी निकालते हैं। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था दोस्तों, नई प्रौद्योगिकी बनी थी, जैसे सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल करने लगे थे लोग, है ना। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल करने लगे थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान था। तो भारत उपमहाद्वीप, देखो एनसीईआरटी में दोस्तों भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है, तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कोको और काफ़ी। आलू, मक्का, चाय, मिर्च, चाय, कोको और काफ़ी, ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। तो ये तमाम जो परिवर्तन थे दोस्तों, ये नई प्रौद्योगिकियों और फसलों को उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। और ये जो 1000 वर्ष का टाइम पीरियड था दोस्तों, ये क्या था, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। दोस्तों ये क्या है, प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में भी प्रचलन शुरू किया गया। तो प्राचीन विश्व में जिसका प्रचलन शुरू किया गया था वो नवीन विश्व में भी क्या हुआ, कृषि योग्य बनाया गया। ऐसा करके हमारी यूपीएससी ने क्या किया था दोस्तों, 2019 में क्वेश्चन पूछा था। और इसमें क्या था दोस्तों, ऑप्शंस थे तंबाकू, कोको, रबर, तंबाकू, कपास और रबर, कपास, काफ़ी और गन्ना, रबर, काफ़ी और गेहूं। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न थे। तो इसमें क्या था दोस्तों, इस तरह से इस प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता भी बहुत बढ़ गई। इस युग में क्या हुआ दोस्तों, लोगों की गतिशीलता भी बहुत बढ़ गई थी। अवसर की तलाश में लोग दूर की यात्राएं करने लगे थे। अवसर की तलाश में लोग दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अवसर की अपार संभावनाएं मौजूद थी। तो भारत में क्या था दोस्तों, उस टाइम पीरियड में अपार संपदा और अवसर की संभावनाएं मौजूद थी। आप देखते हैं दोस्तों, राजपूत जिस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, इस काल में राजपूत काल में इन जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत था जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो
उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था दोस्तों, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत भी था, है ना, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो राजपूत क्या था दोस्तों, 8वीं से 14वीं सदी के बीच आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का क्या करते थे दोस्तों, दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी क्या किया दोस्तों, उठाया। कायस्थ आदि समूहों ने भी क्या किया दोस्तों, उठाया। तो अन्य समूहों में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया था। ठीक है दोस्तों, ये जो समूह थे मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियां थी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कैसे हुए, है ना। जो हमारा 1000 वर्षों का टाइम पीरियड था, इसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किस तरह से हुए। तो इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का जो इलाका था, एरिया था, वो बढ़ता जा रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, और कुछ वनवासी क्या हुए, जब जंगल कट गया तो जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कृषकों के ये समूह बाजार, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। और वे क्या हुए दोस्तों, बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, और उनको क्या करना पड़ता था दोस्तों, कर चुकाना पड़ता था। और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी, और स्थानीय जो मालिक वर्ग था उसको बिना जो है तो वेतन के काम करना पड़ जाता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे, जिसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, जो किसान थे उनके बीच आर्थिक और सामाजिक जो अंतर था वो निकल करके सामने आने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ के पास क्या होता था दोस्तों, ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग क्या करते थे, मवेशी भी पालते थे, पशुपालन करते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि भी कर लिया करते थे। और कुछ लोग क्या करते थे दोस्तों, खेती से जो उनको समय खाली बच जाता था उसमें वो क्या करते थे, दस्तकारी आदि कार्यों को कर लिया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। जैसे जैसे क्या हुआ दोस्तों, समाज में अंतर बढ़ने लगा तो लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। हालांकि ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। हालांकि ये जो दर्जे थे दोस्तों, ये अस्थायी नहीं थे, ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में जितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, उसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। तो किसी जाति विशेष का यदि कोई सदस्य है और उसके हाथ में इतनी सत्ता है ना, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसका दर्जा क्या होता जाता था दोस्तों, बदलता रहता था। जो क्या होता था, ज़्यादा सत्ता, प्रभाव और संसाधन जिसके पास रहता था तो उसका दर्जा बड़ा रहता था,
और जिसके पास संसाधन, प्रभाव, सत्ता कम होती थी तो उसके संसाधन कम रहते थे। सिंपली है। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। तो जो जातियां थी दोस्तों वो क्या करती थी, स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। ये जो नियम थे, नियमों का पालन कौन करता था दोस्तों, जाति के जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जिसे क्या किया कहा जाता था दोस्तों, कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। साथ ही जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। और जो जातियां थी दोस्तों उनको अपने निवास के गांवों के जो रीति रिवाज थे उनका भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। और इसके अलावा क्या था दोस्तों, कई सारे गांवों में क्या होता था, जो मुखिया होते थे उनका शासन होता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े जो राज्य थे उनके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाया करते थे उस टाइम पीरियड पर। और दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1286-1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। तो दिल्ली का सुल्तान जो था गयासुद्दीन बलबन, ये क्या था दोस्तों, 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत का शासक था। इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में इसके विशाल साम्राज्य का शासक इसको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके साम्राज्य में पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और संपूर्ण दक्षिण भारत भी शामिल था। तो इसके दोस्तों साम्राज्य में पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और संपूर्ण दक्षिण भारत भी शामिल था। तो जो गयासुद्दीन बलबन था दोस्तों, इसके साम्राज्य में पूर्व में जो बंगाल था, बंगाल का रीजन से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में दोस्तों जो अफगानिस्तान था वहाँ, और संपूर्ण दक्षिण भारत, तीनों जो है तो एरिया इसके जो है तो राज्यों में क्या थे दोस्तों, शामिल थे। इतिहासकार इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। और जो हमारे इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, जो ये दावे हैं ये क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, मतलब इन पर जो है तो विश्वास नहीं किया जा सकता। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। और ये क्षेत्र क्या थे दोस्तों, विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। तो ये जो राज्य थे दोस्तों आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। कभी कभी तो क्या होता था, चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे जो राजवंश थे दोस्तों अनेक क्षेत्रों में फैला एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। और ये क्या होता था दोस्तों, ये जो साम्राज्य थे ये समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में क्या था दोस्तों, जो मुगल वंश था वो पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। फलस्वरूप क्या हुआ, जो क्षेत्रीय राज्य थे दोस्तों वो फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उससे जो क्षेत्र थे दोस्तों उनकी प्रकृति क्या हो गई, बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। तो इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से
भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास में जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। लेकिन जो आमतौर पर होता था, तो जो आस्था का स्वरूप था वो सामूहिक ही था। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में किस तरह के परिवर्तन उस टाइम पीरियड पर हुए। तो हिंदू धर्म में इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व आदि दिखाई देता है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। तो जो संस्कृत ग्रंथ था दोस्तों, उनका ज्ञान ब्राह्मणों को होता था, तो इस कारण से उनका समाज में आदर होता था, बहुत सम्मान होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके संरक्षण का नए शासक थे जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, और इनके जो संरक्षक थे, इनकी जो रक्षा करने वाले थे, वो नए शासक थे और स्वयं भी क्या करते थे, वो प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। तो समाज में क्या हुआ, ब्राह्मणों का दबदबा और बढ़ गया था। भक्ति की अवधारणा। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस तरह से दोस्तों नए धर्मों का आगमन कैसे हुआ, तो इस युग में इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो कुरान शरीफ का संदेश था वो भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए ही पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और सामाजिक समता की अवधारणा पर विश्वास करते हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। कई शासक क्या करते हैं, इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों उलेमा को क्या करते थे, संरक्षण देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली और मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो मुसलमानों में क्या होता था दोस्तों, कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो जो क्या था दोस्तों, शिया थे वो पैगंबर साहब के जो दामाद थे उनको अपना नेता मानते थे, और जो सुन्नी होते थे दोस्तों तो वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस्लाम धर्म का जो नेतृत्व करने वाले थे वो खलीफा कहलाते थे, और आगे जो इनकी परंपरा थी वो चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं
जिनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण जिनके विभिन्न परंपराओं में भी क्या है दोस्तों, कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। तो समय और इतिहास के कालखंडों पर यदि विचार करते हैं दोस्तों, तो अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। 3 युगों में 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया था, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। आगे देख लेते हैं, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। तो इस दृष्टिकोण से क्या होता था दोस्तों, ये जो महाद्वीप है इसकी विविधता की भी क्या हो जाती थी दोस्तों, उपेक्षा हो जाती थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो जो अधिकतर हमारे इतिहासकार हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का बड़ा भाव जुड़ा हुआ है। तो आधुनिकता के साथ क्या है दोस्तों, भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो मध्यकाल क्या था दोस्तों, रूढ़िवादी था और उस टाइम पीरियड पर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस कक्षा में हम इन्हीं सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्या है दोस्तों, टर्मिनोलॉजी आ रही है। तो अभिलेखागार क्या है दोस्तों, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के क्या है दोस्तों, अभिलेखागार होते हैं, जहां वे पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। पर्यावास क्या है दोस्तों, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। संरक्षक कौन है दोस्तों, संरक्षक कौन होता है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान अथवा अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है, वो संरक्षक कहलाता है। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त होती है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में। तो सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, अवारी क्या है तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत
एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। तो अमीर खुसरो ने क्या बताया कि इन भाषाओं जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मावारी, गौड़ी, अवधी, हिंदवी, इनके अलावा क्या है दोस्तों, जो एक और भाषा थी, है ना, वो संस्कृत थी और इसको केवल कौन पर जानता था, ब्राह्मण जानता था, आम लोग इसको नहीं जानते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। क्या है दोस्तों, नए राजा और उनके राज्य। इसको भी देख लेते हैं। क्या सीखेंगे हम लोग, नए राजवंशों का उदय, राष्ट्रकूट वंश, चौहान वंश, चोल वंश, राज्यों में प्रशासन, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, कृषि और सिंचाई, इतनी चीजें हैं दोस्तों। नए राजवंशों का उदय, राष्ट्रकूट वंश, चौहान वंश, चोल वंश, राज्यों में प्रशासन, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां, कृषि और सिंचाई। दोस्तों आज अब हम यहीं पर क्लास को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की बात अगले पार्ट में करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।